हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज सभी को पता है कि हम लोग आ गए हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहले हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन को बात कर रहे थे। जूलॉजी पोर्शन में हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लिए थे। जितने लोग अभी तक सिलेबस को नहीं देखा है, सबसे पहले जाएंगे अपना अपना सिलेबस देखेंगे कि सर एनईपी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में अपना कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से यूनिट हैं, है ना। जूलॉजी पोर्शन कितने यूनिट में डिवाइड किया गया, ये सारे बातें हम लोग लास्ट क्लास में सिलेबस वाले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, जिसमें से आप लोग ये बता रहे थे सर बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी में कौन कौन से आपके यूनिट्स हैं, यानी कह लें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर आप कह लें सर बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स या फिर कितने कितने यूनिट्स हैं। ये सारा चीज हम लोग डिटेल में देख लिए थे लास्ट क्लास में। आई होप कि सभी लोग ने सिलेबस देख लिया होगा। जितने लोग सिलेबस नहीं देखें, सबसे पहले सिलेबस देख के फिर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सर बायोकेमिस्ट्री। किसकी स्टार्ट करने वाले हैं सर? बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास में इंट्रो पार्ट हम लोग देखेंगे बायोकेमिस्ट्री का कि बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। साथ ही साथ ये देखेंगे कि जो अपना पहला यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में जो पहला टॉपिक देकर रखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, है ना, जिसका बायोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड उसका मेटाबॉलिज्म क्या क्या है, ये तमाम सारे बातें, ठीक है, यहां से हम लोग देखने वाले हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे सर कार्बोहाइड्रेट को कितने क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ है हमारे ह्यूमन बॉडी में, साथ ही साथ ये कहां से हम इसको ऑब्टेन करा सकते हैं। ये तमाम सारी बातों को आज की क्लास में देखने वाले होंगे। तो आई होप क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी और फ्रूटफुल साबित होने वाला हो। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा सर कार्बोहाइड्रेट। क्या हेडिंग डालेंगे सर? कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डालेंगे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से पहले हम लोग बात करने वाले होंगे सर बायोकेमिस्ट्री के बारे में। थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, चाहे वो प्लांट्स की बात कर लें या फिर एनिमल्स की बात कर लें। स्पेशली हम लोग जूलॉजी के पोर्शन में बायोकेमिस्ट्री दी गई है, तो जूलॉजी में हम बायोकेमिस्ट्री की बात करने वाले होंगे सर कि यहाँ पे इसका इंटीग्रल जो सजेशन होता है, क्या क्या होता है ना, ये कहाँ कहाँ से परफॉर्म किया जाता है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ये तमाम सारे बातें हम यहाँ से देखने वाले होंगे। तो सबसे पहले क्लास में पेन पेपर फोकस ले लीजिएगा, जिससे पूरी कॉन्सेंट्रेशन आपकी क्लास पर है। और यहाँ पे जो भी छोटे छोटे टर्म्स आपके सामने लिखने को मिलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी देखने को मिले, वो सारी बातें अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। और ये पीडीएफ जब मिलेगी आपको तो फिर वहां से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए सर बायोकेमिस्ट्री। कार्बोहाइड्रेट डाल लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री देख लीजिए। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो आपको कई दफा बताया है सर, कहीं भी आपको बायो का या फिर कहीं भी आपको टर्म्स देखने को मिले कि ये बड़े टर्म्स या लंबे लंबे सेंटेंस वर्ड, ठीक है, बायो केमिस्ट्री, तो उस सब को क्या कीजिए आप, सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए, दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो आपका खुद पे खुद उसका कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अपने सामने लिखा हुआ सर बायोकेमिस्ट्री, किसकी बात करने वाले सर? बायोकेमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। यानी कि ये दो वर्ड से मिलकर हुआ बना है, एक है बायो और दूसरा है आपका केमिस्ट्री। दो वर्ड मिला है सर, बायो और दूसरा है केमिस्ट्री। यानी कि बायो मतलब क्या होता है सर? लिविंग थिंग्स। बायो मतलब क्या कह दिए सर? लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लिए, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह लिए। और केमिस्ट्री मतलब क्या हो गया? केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ पढ़ेंगे इसमें, केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले होंगे, तभी तो केमिस्ट्री की बात कर ली हम लोग यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जूलॉजी का या फिर कह लो कि बायोलॉजी का, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं सर? केमिस्ट्री, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्लांट की बात करें, इवन हम बात कर लें किसकी, किसी एनिमल्स की बात कर लें, उसके बॉडी में जो तमाम तरीके से मेटाबॉलिक एक्टिविटियां हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात कर लें, फूड का डाइजेशन हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर कोई मैसेज ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाती है। किसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है सर? केमिकल की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है। और ये केमिकल रिएक्ट करके एक अलग कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है, एक अलग रिजल्ट बनाता है। फिर उसकी अगर हम स्टडी करने को आ जाते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल की स्टडी करने को आ जाते हैं, तो फिर उसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। तो एक लाइन में कोई पूछे तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता क्या है, तो आप तुरंत बताइए कि एक बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी कर रहे हैं सर? केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सर? बायोकेमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है,
सर बायोकेमिस्ट्री में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं सर? सबसे पहले हम बात किए थे सर कार्बोहाइड्रेट, जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सर, ये कुछ कलर थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया, ठीक है। हम बोल देते हैं सर कार्बोहाइड्रेट। किसकी बात कर लें सर? कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें, कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लिपिड की बात कर लेते हैं, है ना। फिर हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात कर लेते हैं। फिर हम कोई कोई एंजाइम की बात कर लेते हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो हैं, जो जितने सारे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे बॉडी में, आपकी बॉडी में, किसी प्लांट में, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, ये सारे परफॉर्म होते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, और फिर उनकी हम स्टडी करने को आ जाते हैं, तो उसी को हम बायोकेमिस्ट्री का नाम दे देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, इंट्रो पार्ट समझ में आ गया। फिर हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है सर बायोकेमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है, पहला जो टॉपिक है अपना, वो क्या है सर? वो है अपना कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम इंट्रो पार्ट्स देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है। तो यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड है अपने पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ये जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिले तो आप तुरंत बताना सर यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, यानी कि दो कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब हम बता सकते हैं सर, इसका मतलब ये है सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। पहले के जो साइंटिस्ट थे वो सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट दिए कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब हुआ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना। यहाँ पे लिख लो सर हाइड्रेट्स ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं। एक सेकेंड, चलो यहां से हम बात कर लेते हैं सर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? मीठा होता है, स्वीट होता है, ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, इसलिए इसको हम क्या नाम से बोलते हैं सर? शुगर भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? शुगर भी कहा जाता है। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CH2O। ये जो CH2O जो होता है, ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है। इसी कार्बोहाइड्रेट में हम लोग सैकराइड्स पढ़ते हैं, मोनोसैकराइड्स पढ़ते हैं, ग्लूकोज पढ़ते हैं, फ्रक्टोज पढ़ते हैं, सुक्रोज पढ़ते हैं। ये तमाम सारे जो बातें हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमको फूड के सोर्स में ज्यादा मिलता है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं सर, मिल्क, दूध पी रहे हैं तो उसमें हमको सुक्रोज फ्रक्टोज मिल गया। फिर गन्ने का जूस पी रहे हैं उसमें हमको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। आलू खाते हैं, रोटी खा रहे हैं, तमाम सारे जो स्टार्च के फॉर्म में मिल रहे हैं वो क्या होते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने टॉपिक क्या, अपने कंटेंट पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बातें रखी गई हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यकीन मानो क्वेश्चन यहीं से सब देखने वाले को मिलता है। सबसे पहले देख लें सर, कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन होते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। यानी कि हम जब क्लास 12th में पढ़ रहे थे 11th में पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स, तो वहां पे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से पढ़े थे, और उसी को थोड़ा सा इलोबरेट करके हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है अपने जूलॉजी वाले पोर्शन में। तो सबसे पहले ये देखने को मिला सर, जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे अर्थ पे मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। सबसे पहले ये जानना कि हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म में है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे द मोस्ट नॉन सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक सेल। अब बात करें सर कि प्लांट जो होता है फोटोसिंथेसिस होते हैं,
करते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, अब जितने भी नॉन फोटोसिंथेसिस वाले जो सेल होते हैं, यानी कि हमारी सेल हो गई, आपकी सेल हो गई, किसी एनिमल की सेल हो गई, उनकी सेल को अगर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हमको कहां से मिलते हैं, किस फूड से मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल, अभी गर्मी का मौसम जैसे ही आएगा तो आप जैसे कॉलेज से निकलते हो या घर से कॉलेज के लिए निकलते हो तो मम्मी क्या करती है, ग्लूकॉन डी घोर के दे देती हैं आपके बॉटल में कि बाबू जब प्यास लगेगा तो इसको पीते रहना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी तुम्हारी एनर्जी खर्च हुआ, लगता है कि हम एकदम थक गए, हम तुरंत ग्लूकॉन डी पी लेते हैं। जैसे ही ग्लूकॉन डी पीते हैं तुम्हारे तुरंत हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारे बॉडी में तुरंत एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ग्लूकॉन डी पिए हैं, ग्लूकोज पिए हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही कॉम्पोनेंट है। और यही कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जितने भी नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हैं उसमें क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो आपसे पूछा जाए सर जो ग्लूकॉन डी होता है वो किससे बिलोंग करता है, ग्लूकोज किससे बिलोंग करता है, तो कार्बोहाइड्रेट से बिलोंग करता है सर। जो कार्बोहाइड्रेट होता है मोस्ट एनर्जी ऑब्टेन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ठीक है, आगे बात करें, द कार्बोहाइड्रेट हैव द इंफीरियर फॉर्मूला। जिसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, CH2O, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी बात कर लिए हैं। यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोनेंट्स की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, जिसकी रेशियो 2:1 की होती है, 2:1 की रेशियो की होती है। अभी आगे भी यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। दे आर द most abundant organic molecules in the nature and also refer to the saccharides। इसको और किस नाम से जानते हैं सर, हम लोग शुगर के नाम से जानते हैं, सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा सर, जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसको और किस नाम से जानते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड के नाम से भी जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जानते हैं सर, सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछा, सैकराइड पूछा, तो दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स की बात की जा रही है यहाँ पे। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर द सॉल्युबल इन वाटर। अब पहला पॉइंट ये हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कि CH2O है, ग्लूकोज है, ग्लूकॉन डी ही की ले लो, कार्बोहाइड्रेट है, पानी में घुलते तुरंत घुल जाता है। चीनी है, पानी में घुलते तुरंत घुल जाता है ना। दूध है, पानी में, दूध का दूध, पानी का पानी वाला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें कि ये जो वाटर में क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट सॉल्युबल हो जाता है, यानी कि वाटर में घुल मिल जाता है। ये पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखना। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है सर, स्वीट होता है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, शुगर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जितने भी हम लोग चीनी खाते हैं, मीठा जो स्वीट्स खाते हैं, ये सब में क्या होते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इवन हम कोई फल खा लें, मीठा फल खा लिए, दूध पी लिए, सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, आप लोग को याद आ रहा है कि जो इस ह्यूमन का स्पर्म होता है उसमें फ्रक्टोज होता है कि सुक्रोज होता है। ये चीज आपका क्वेश्चन है, हम लास्ट में इसको बताएंगे कि जो ह्यूमन का जो स्पर्म होता है उसमें सुक्रोज पाया जाता है कि फ्रक्टोज पाया जाता है। हो सकता है आगे कंटेंट में आपको देखने को मिल भी जाए। तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम इंट्रो पार्ट यहां से देख लिए कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स हमारे अर्थ पे, और ये क्या करता है, एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड करने के काम करता है। किसमें, जितने भी एनिमल के सेल हैं, यानी कि नॉन फोटोसिंथेटिक सेल हैं। यहाँ पे एनिमल सेल भी लिखा जा सकता था और आपका नॉन फोटोसिंथेटिक सेल भी लिखा मिल सकता था। इसका इंफीरियर फॉर्मूला की बात करें तो CH2O होता है, ये भी बात क्लियर हो गई। फिर आगे हम लोग बात किए हैं कि ये क्या होता है सर, इसको हम लोग सैकराइड्स के नाम से भी जानते हैं। इसको सैकराइड के साथ ही साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये वाटर में, पानी में अच्छे से घुल मिल जाता है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर का नाम दे देते हैं। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, चलो ये चीज था। आगे देखते हैं, इसकी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि चलो बाबू बता दो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन क्या होता है ना, डिफिनेशन कैसे डिफाइन करोगे इसको, तो यहां से बताना सर, जो कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्राइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पहला बात, या फिर कीटोन। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एल्डिहाइड ग्रुप का हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप का हो सकता है, या फिर आपके कीटोन ग्रुप का हो सकता है ना, कीटोन ग्रुप्स का हो सकता है। इसका मतलब ये कि एल्डिहाइड की जब भी बात करी जाए तो इसका मतलब ये होगा सर कि यहाँ पे आप ये बता देना कि ये जो कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन के साथ कार्बन, या फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़े हो, है ना। या फिर कीटोन्स की बात करें,
या फिर इसके साथ आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप कीटोन या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स यहाँ से क्या होंगे, जुड़े होंगे, तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान देना। तो ये क्या होते हैं सर, एल्डिहाइड और कीटोन्स का बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। कीटोन ग्रुप में क्या होते हैं सर, कीटोन ग्रुप से भी जुड़े हो सकते हैं या फिर एल्डिहाइड से भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट की जब भी बात की जाए तो ये पॉली एल्डिहाइड होता है, यानी कि एक एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या फिर एक कीटोन ग्रुप्स आपको देखने को मिल सकता है। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये क्या होता है सर, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं सर, हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, है ना। तो ये चीज आप यहां से बात में जान सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो कार्बोहाइड्रेट होता है सर, ये क्या है, लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें क्या कंसिस्ट हुआ रहता है सर, कार्बन रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। यूजुअली द हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एटम है उनका जो रेशियो होता है 2:1 का होता है, यानी कि इसके जो रेशियो की बात कर लें, इनकी जो रेशियो होती है वो कैसी होती है सर, 2:1 की रेशियो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टेक्निकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसे कि हम लोग पहले ही बात कर लिए थे, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं सर, कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो। कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो कितनी होती है सर, 2:1 की रेशियो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, कार्बोहाइड्रेट की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रक्चरली which is the more acquired in the view of polyhydroxyaldehyde and ketone, जिससे ये हमको पता चल जाता है सर जो कार्बोहाइड्रेट है एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है या फिर कीटोन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो ये एल्डिहाइड या हो सकता है या फिर कीटोन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर हम लोग बात करें सर इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, प्लांट की बात कर लें या फिर किसी एनिमल्स की बात कर लें, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो तमाम सारे बातें यहां से हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी बता दिए थे सर कि जब भी हमको एनर्जी लॉस होता है तो हम लोग ग्लूकोन डी पी लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ से और कौन कौन से फैक्ट हमको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, वो सभी बातें हम यहाँ से देखने वाले होंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं सर, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो चीफ एनर्जी सोर्स होता है। ये तो बात पहले से हम लोग को पता था सर कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है यहाँ से हमको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या मिलती है सर, एनर्जी की यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है। इन मैनी एनिमल्स दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ द एनर्जी। अब जितने भी एनिमल्स होते हैं, यानी कि हम हो गए, आप हो गए, गाय भैंस हो गई, है ना, या फिर कोई भी जानवर की बात कर लें, उसमें एनर्जी हमको एनर्जी चाहिए तो कौन सा फूड लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को इंटेक करना होगा। लेकिन वही प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, उनके सेल्फ फोटोसिंथेसिस कर लेंगे तो वहां से उनको एनर्जी मिल जाती है। ग्लूकोज इज द ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल टू यील्ड एटीपी। अब देखो हम क्या करते हैं सर, हमको एनर्जी चाहिए तो मम्मी बोलती है ग्लूकोन डी पी लो। अब ग्लूकोन डी नहीं पिए, बोलती है खाना खा लो। तब तो खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना खाएं, खाने क्या हुआ, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा यानी कि ब्रेक डाउन किया जाएगा फूड को ब्रेक डाउन डाइजेशन करने का मतलब एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर एब्जॉर्ब फूड को सेल में क्या किया जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा, है ना, उसको बर्न किया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। देखो कुछ लोग होता है ना रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग को एक ही मान लेते हैं, रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग को एक ही मान लेते हैं। हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे और भी इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ब्रीदिंग में क्या होता है सर, इनहेल एक्सहेल होता है, इनहेल होता है और दूसरा एक्सहेल होता है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही ब्रीदिंग कहलाता है। बस नॉर्मली उसका वहीं तक का काम है। लेकिन जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं सर, रेस्पायरेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है सर, ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, डाइजेस्टेड फूड
मटेरियल, और जैसे ये ब्रेक डाउन किया जाएगा कहाँ, सेल में, कहाँ से ब्रेक डाउन किया जाएगा सर, सेल में ब्रेक डाउन किया जाएगा, फिर यहां से क्या निकाला जाएगा सर, एनर्जी का फॉर्मेशन, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा एनर्जी होगा, एनर्जी, एनर्जी फॉर्म, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी सर, एटीपी के फॉर्म में होगी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको सब नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये रिलीज हो जाता है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान देना। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो जितने भी एनिमल हैं उनमें क्या होना है सर, कार्बोहाइड्रेट मिलना है, एनर्जी मिलना है। तो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगी, तभी जाके एटीपी का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो ये जो एटीपी निकला है वो किससे हमको मिल रहा है सर, फूड से मिल रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा अमाउंट में हमको क्या मिलती है सर, एनर्जी हमको प्राप्त होती है। ये चीज यहां से देखना, ठीक है। अब जो फूड का ब्रेकडाउन होगा, डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्रेकडाउन कराना है, तो उसमें क्या होती है सर, बहुत सारी साइकिल चलती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गई, क्रेब्स साइकिल हो गई, है ना, ईटीएस हो गई, है ना, इसी को क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये सारे साइकिल जैसे ही इन्वॉल्व होते हैं, फिर क्या होता है, फाइनली एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग और डिटेल में आगे वाले पोर्शन में हम लोग देखने वाले हैं। ये अपना एक तरह से बांध के चलो इंट्रो वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सर ग्लूकोज की, जिसका C6H12O6 फॉर्मूला आपको पहले से रटा है, इज द सोर्स ऑफ द स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी जो है, ठीक है, ग्लूकोज, ये क्या आता है, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, बल्क अमाउंट में एनर्जी को स्टोर किया रहता है। इट इज स्टोर्ड हैज द ग्लाइकोजन इन एनिमल्स एंड स्टार्च इन द प्लांट। अगर इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किया जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकडाउन करके उसका जो एनर्जी निकाला जाएगा, तो बॉडी में, किसी एनिमल की बॉडी में अगर उसको स्टोर करके रखना है तो उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन आप प्रैक्टिकल वाइवा में जाओगे तभी भी एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बता दो कि जो कार्बोहाइड्रेट तुम खाए हो हमारे बॉडी में स्टोर करके रखना है, तो किस फॉर्म में स्टोर होकर रखता है हमारे बॉडी में, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में रहता है। वही प्लांट उसी ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। तो दोनों बातें आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सर ग्लाइकोजन किस में स्टोर होकर आता है और स्टार्च किस फॉर्म में, किस मेंबर में या फिर किस डिवीजन में स्टोर करके रखा जाता है एनर्जी को। ये बात कंफर्म हो गया, यहां तक बात क्लियर होगी, बोलिए हाँ। अगर हाँ तो फिर हम लोग आगे वाले स्लाइड पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, वहां से हिंदी कंटेंट भी है, जितना चीज हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में बात की वही चीज आपके हिंदी में लिखी हुई है। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे, जब आप उनको पीडीएफ मिलेगी तो यहाँ से हिंदी में अपने नोट्स बनाना या फिर इंग्लिश बनाना, दोनों में अपना काम को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो अच्छा, ये चीज बात कर लें सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सर ये जितना भी कंटेंट है, चाहे ये जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल फॉर्म में है, जूलॉजी की, बॉटनी की, इवन केमिस्ट्री की, ये कहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले आप बात कर लेना, सबसे पहले जितने लोग सब टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड नहीं किए हो, सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और सारे जो भी आपके क्लासेस हैं सारे के सारे यहीं पे अवेलेबल होगा। इसके लिए करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना, फिर आना अपने सेमेस्टर वाले सेक्शन पे, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर पे, वहां पे आपको सारथी बैच का ये आइकन मिल जाएगा। इस बैच में आना, यहाँ पे आपको कंप्लीट जितना भी सिलेबस है सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें मेंटरशिप भी मिलेगी, डीपीपी भी मिलेंगी। इसी बैच में आपको यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना, जो भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं बाइलैंग्वेज फॉर्म में, आपको सारे के सारे इसी बैच में मिलेगा। प्राइस कितनी होगी सर, आपके सामने है 599, ये कुछ ही समय के लिए, नहीं तो फिर ये ओरिजिनल प्राइस से चल जाएगी अपनी 999 पे चल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा पैसा ना खर्च करें, 599 पे ही दें। लेकिन हाँ, जब पेमेंट करने जाओ तो वहां पे कूपन कोड यूज कर लेना सेमेस्टर 10, वहां से फिर आप इसका 300-350 में आपका हो सकता है, यहाँ पे आपका प्राइस मिल जाएगा, ठीक है, जो कि 1 महीने का आपका रिचार्ज का फीस होता है। फिर कुछ लोग को सोचे सर ये बैच कब तक वैलिड रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो खत्म होगा तब तक आपका बैच अवेलेबल होगा, वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज देख लो ना, यहाँ पे जूलॉजी बॉटनी मेरे तरफ से, ज्योति मैम की तरफ से केमिस्ट्री, और बाकी अदर फैकल्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। चलो हम लोग अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। सर हम लोग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। ये जो ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टार्च के फॉर्म में अगर ये स्टोर करना होगा
तो कार्बोहाइड्रेट आर द एनर्जी सोर्स इंस्टेंट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन से ज्यादा कहीं एनर्जी हमको प्रोवाइड कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमको एनर्जी मिलता है। जैसे दिया यहाँ पे, संग्रहित कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बजाय ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगर बॉडी में प्रोटीन नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट ही क्या कर देगा? उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रख लेगा। कार्बोहाइड्रेट आर द इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ द फैट एंड द प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंटरमीडिएट सोर्स होता है एक तरह से फैट का और प्रोटीन का। अगर हमारे बॉडी में फैट्स और प्रोटीन की मात्रा कम रह रही है, एनर्जी कम मिल रही है, तो उस दौरान कार्बोहाइड्रेट हमारे अगर बॉडी में है तो वहां पे उसको फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदे रखेगा। ठीक है, कौन? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एडेड द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द ब्रेन। साथ ही साथ जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे जो नर्व टिश्यूज हैं, यानी कि मैसेज को ट्रांसमिट करना है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक, तो उसमें भी ये मददगार साबित करता है अपना कार्बोहाइड्रेट। साथ ही साथ ब्रेन को भी एनर्जी प्रोवाइड करना है, क्योंकि ब्रेन सोचने समझने की पॉसिबिलिटी रख रहा है ना, कब सोना है, कब खाना है, कब भूख लगना है, ये सारा काम ब्रेन ही कर रहा है। ठीक है, हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, मैकेनिज्म प्रोवाइड करना सारा ब्रेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। या फिर हमारे बॉडी में कोई एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक मैसेज को ट्रांसमिट करना होगा, तो कार्बोहाइड्रेट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात को ध्यान में रखिएगा, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं है, फैट हमारे बॉडी में नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट वहां पे काम कर लेगा। हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करना है, कार्बोहाइड्रेट करेगा। हमारे ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करना है, कार्बोहाइड्रेट काम करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर प्लांट में स्टोर करना है तो स्टार्च के फॉर्म में होगा। तो ये बातें आप यहां से कोरिलेट करके समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया कार्बोहाइड्रेट गेट द एसोसिएशन विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये जो क्या कार्बोहाइड्रेट होता है लिपिड और प्रोटीन के साथ जुड़कर, है ना, क्या बनाता है सर? टू फॉर्म द सरफेस एंटीजन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, विटामिन एंड एंटीबायोटिक्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट है लिपिड के साथ भी जुड़ जाएगा, है ना, प्रोटीन के साथ भी जुड़ जाएगा। जब लिपिड और प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो अलग अलग कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करने लगता है, अलग अलग एंटीजन का फॉर्मेशन करने लगता है, साथ ही साथ अलग अलग एंटीबॉडी का भी फॉर्मेशन करेगा। कभी कभी तो ये भी देखा जाता है सर विटामिन भी बन जाते हैं जो हमारे बॉडी में को नहीं मिलते हैं, वो वहां से फुलफिल करा देते हैं। तो ये चीज बात ध्यान रखना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो लिपिड और प्रोटीन के साथ भी जुड़ जाएगा, और लिपिड और प्रोटीन के साथ जब जुड़ जाता है तो क्या बनाता है सर? विटामिन बना लेता है, फिर आपके एंटीबॉडीज बना लेते हैं, एंटीजन्स बना लेते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। दे फॉर्म द स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये एक तरह से संरचनात्मक और सुरक्षात्मक घटक बनाते हैं। ये भी चीज आप ध्यान रखना। लाइक ए सेल वॉल ऑफ द प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट हैं, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, उनको परफॉर्म कराने को, उनको रेगुलेट कराने को ये कार्बोहाइड्रेट ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखोगे। आगे बात कर लेते हैं। इन एनिमल्स दे आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये जो एनिमल में कनेक्टिव टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड, है ना, कनेक्टिव टिश्यू यानी कि ब्लड की बात कर लें। ब्लड का फॉर्मेशन होना है ना, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है सर? कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब जो सर ब्लड का फॉर्मेशन, तो हाँ भैया आरबीसी का फॉर्मेशन कराना होगा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कराना होगा, सर प्लेटलेट का फॉर्मेशन कराने होंगे, है ना, कई कुछ समय प्लाज्मा का ही फॉर्मेशन कराना होगा। तो ये सब का निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है सर? कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है। ठीक है, दे पार्टिसिपेट इन द बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ पे ये क्या करता है सर? बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट कराना होगा, यानी कोई मॉलिक्यूल्स, कोई आइटम्स को ट्रांसमिट कराने होंगे एक सेल से दूसरे सेल में। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल सेल कम्युनिकेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर। सेल सेल कम्युनिकेशन होगा, लास्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े थे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में। सेल है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है दूसरे सेल से,
है ना, कोई कम्युनिकेट कर रहा है बहुत दूर वाले सेल से, या फिर कम्युनिकेट कर रहा है खुद के सेल से, यानी कि सेल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी खर्च होगी वो कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड कराती है। तो ये चीज भी आप यहाँ से ध्यान में रखोगे। कार्बोहाइड्रेट दैट आर द रिच इन द फाइबर कंटेंट हेल्प टू प्रिवेंट द constipations, also help in the मॉडरेशन ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में बहुत सारे फाइबर कंटेंट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, बहुत ज्यादा मददगार भी साबित करता है। तो ये बात आप यहाँ से ध्यान में रखोगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करें कहां कहां से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कौन कौन से स्रोत होते हैं जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन करा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सर ग्रेन प्रोडक्ट, ग्रेन प्रोडक्ट, ठीक है। ग्रेन प्रोडक्ट की बात कर लें, ग्रेन प्रोडक्ट की बात कर लें यानी कि जितने भी हम लोग अनाज खा रहे हैं ना, उस अनाज में क्या कहां कहां से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो सबसे पहले आप बताओ सर, आलू से मिल जाता है ना। देखते हैं, ग्रेन प्रोडक्ट्स आर द लीडिंग सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट। जो हम लोग का जो डाइट है, जो खाने का जो भोजन है, उसमें हमको क्या मिलता है सर, उसमें हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसमें हमको क्या मिलता है सर, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ग्रेन्स नेचुरली कंटेन्स द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टार्च। ये जो ग्रेन होता है इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टार्च की उपस्थिति देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा हमको मिलता है सर स्टार्च वेजिटेबल्स, स्टार्च वेजिटेबल्स से, है ना। हम जितने भी ग्रेन्स खा रहे हैं, जैसे कि यहां से हम बात कर लिए, आलू हो गया, पोटैटो हो गया, ठीक है, व्हीट हो गए जिससे हम रोटी खाते हैं, ठीक है। तो ये सारे से हमको क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट ग्रेन से मिल जाते हैं। वहीं पे हम बात कर लें, वेजिटेबल हो गया, बीन्स हो गए एंड स्टार्च वेजिटेबल हो गया, सच हैज द पोटैटो हो गया, गैम्स हो गए, ग्रीन पीस हो गए, कॉर्न्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे से हमको यहाँ से क्या मिलते हैं, हमको वेजिटेबल से क्या मिलते हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन हो जाते हैं। They contain the high level of the complex carbohydrate that our body digest and into the sucrose। इसमें क्या होती है, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है, डाइजेशन की प्रोसेस होती है। कैसे डाइजेशन की प्रोसेस होती है, जो कि लास्ट क्लास में आप लोग पढ़े थे, और इस ईयर में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में हम लोग इसको कैसे डाइजेशन होता है फूड को, आने वाले समय में फिजियोलॉजी वाले यूनिट में हम लोग पढ़ने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, बॉडी को डाइजेस्ट करते हैं, सॉरी जो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, और फिर वहां से हम क्या ऑब्टेन करा लेते हैं, शुगर का फॉर्मेशन करा लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, फ्रूट्स, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जहां से हमको क्या मिलता है सर, वहां से हमको क्या मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्टेन कराया जा सकता है। फ्रूट्स एंड द फ्रूट जूस कंटेन द कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल शुगर सच एज द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब हम जितने फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जितने भी हम लोग फ्रूट खाते हैं, चाहे वो ग्लूकोज जूस की बात कर लें या फिर फल की ही बात कर लें, तो उसमें हमको नेचुरल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और किस फॉर्म में रहता है सर, ग्लूकोज के फॉर्म में रहता है, फ्रक्टोज के फॉर्म में रहता है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में हमको क्या मिलता है सर, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कहां से, फ्रूट से, फल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब देखो डेयरी मिल्क, अब कुछ लोग खुश हो गए होंगे, सर हम तो खूब डेयरी मिल्क खाते हैं। जब डेयरी मिल्क खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। आज फिर डेयरी मिल्क खाएंगे, है ना। तो जितने लोग डेयरी मिल्क खाते हो उसमें भी क्या मिलता है, हमको भर भर के कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इट इज द ओनली सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ डाइटरी कार्बोहाइड्रेट नॉट डिलीवर्ड फ्रॉम द प्लांट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी कि डेयरी मिल्क ऐसा प्रोडक्ट है जो हमको हम कहाँ से ऑब्टेन कराया जाता है सर, वो मिल्क से ऑब्टेन कराया जा सकता है, यानी कि फ्रक्टोज उसमें मिलता है। और ये जो डेयरी मिल्क होता है ये हम प्लांट से नहीं लेते हैं, किससे लेते हैं, एनिमल्स के हेल्प से इसको बनाया जाता है। तो यानी कि जो हम कार्बोहाइड्रेट सॉरी डेयरी मिल्क खा रहे हैं, यानी कि कोई भी टाइप का जो टॉफी खा रहे हैं, उसमें हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑब्टेन देखने को मिलता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज हम डेयरी मिल्क का डिमांड करेंगे, क्यों, चलो इसमें हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। चलो अच्छी बात है, डेयरी मिल्क ज्यादा नहीं खाना चाहिए। चलो आगे बात कर लेते हैं सर, स्वीट्स एंड एडेड शुगर। जितने भी स्वीट्स होते हैं, मीठा जो हम लोग खाते हैं, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, है ना, काजू कतली हो गया, उसमें भी हमको क्या मिलता है, उसमें भी चीनी रहता है, मीठा रहता है, यानी कि उसमें भी हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन होता है। ईटिंग कैंडीज एंड द मार्केटिंग बूस्टर्स आर द नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। अगर हम कैंडीज खा रहे हैं, स्वीट्स खा रहे हैं, है ना, तो डेयरी मिल्क खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं, तो इन सब में क्या मिलता है हमको, कार्बोहाइड्रेट का
ऑप्टेंट देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आप यहाँ से भी ध्यान में रख सकते हो। आगे बात करें कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे वर्गीकरण किया जा सकता है। तो इनको मेनली 3 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला होता है सर मोनोसेक्राइड, फिर होता है आपका ओलिगोसेक्राइड, फिर आपका होता है पॉलीसेक्राइड, जो कि हम पहले ही इसको बता चुके थे आपको, है ना। तो चलो, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम 3 क्लास में क्लासिफाई किए हैं। पहला है सर मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब शुगर। यहां पे सर ओलिगोसैकराइड्स, यहां पे है पॉलीसैकराइड्स, ठीक है। चलो, ये जो मोनोसैकराइड्स होता है इसको 5 क्लास में सब क्लासिफाई कर देते हैं हम लोग। पहला होता है सर ट्राइओस। अच्छा, ये जो क्लासिफाई किए हैं इन द बेसिस ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन के नंबर कितने हैं उसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। ट्राइओस में, टेट्रोज में, पेंटोज में, हेक्सोज में और हेप्टोज में। अब केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे होते तो यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चीज है। हम बायो में पढ़ रहे हैं, जूलॉजी वाले पोर्शन में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बस इसका नाम ध्यान में रखेंगे और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ने आते हो तो वहां पे और डिटेल में उसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज में आप यहाँ पे कंपेयर करते हुए चलिएगा कि सर यहाँ पे हम पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आप नहीं बता रहे हो। तो यहाँ पे अपने सिलेबस में जितना दिया है बायोकेमिस्ट्री में बस उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो, ट्राइओस की बात कर लेते हैं सर। ट्राइओस के एग्जांपल ग्लेसियल्डिहाइड हम ध्यान में रखेंगे, क्या याद करके रखेंगे, ट्राइएल्डिहाइड, ग्लेसियल्डिहाइड, यानी कि डायरेक्ट पूछेगा कि ट्राइओस शुगर से कौन बिलोंग करता है, तो ग्लेसियल्डिहाइड बिलोंग करता है। फिर आपका टेट्रोस से कौन बिलोंग करता है, तो इथरोस बिलोंग करता है ना। पेंटोस से क्या होता है सर, राइबोस होता है, गैल्यूलोज होता है। फिर आपका हेक्सोस से कौन होता है सर, ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है। फिर आपका हेप्टोज से कौन होता है सर, सेप्डो पेप्टेज होता है। तो ये चीज आप यहां से ध्यान में रखोगे, ठीक है, मोनोसैकराइड के बारे में। उसी तरह ओलिगोसैकराइड की बात करो तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, डाइसैकराइड और ट्राइसैकराइड में। किसमें, डाइसैकराइड्स में और ट्राइसैकराइड्स में इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। डाइसैकराइड में क्या आता है, सुक्रोज आता है, मेल्टोज आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सुक्रोज मेल्टोज किससे बिलोंग करता है, सैचुरेटेड ओलिगोसैकराइड की अनसैचुरेटेड ओलिगोसैकराइड। तो बताना ये किससे होता है सर, अनसैचुरेटेड ओलिगोसैकराइड से बिलोंग करता है। वहीं पर हम ट्राइसैकराइड्स की बात कर लें तो इसमें रेफिनोज जो होता है वो यहाँ से बिलोंग करता है। फिर हम बात कर लेते हैं सर पॉलीसैकराइड्स में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल और स्टोरेज के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड की आप बात करोगे सर, सेलुलोज। सेलुलोज जितना भी हम लोग सेलुलोज सुनते हैं वो कैसा होता है सर, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकराइड्स होता है। क्या होता है सर, स्ट्रक्चर पॉलीसैकराइड्स होता है। और वहीं पे स्टोर्ड पॉलीसैकराइड में हम स्टार्च और इंसुलिन की बात करते हैं। तो ये जो चार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लगा दे रहे हैं, स्टार लगा दे रहे हैं, इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसको अगर ये चार्ट पढ़ लिए तो यकीन मानो 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से ही आपका फिक्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, सॉरी, आगे बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे सर मोनोसैकराइड्स की। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अपने जो क्लास आती है सर मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड यानी कि मोनो का मतलब क्या होता है, जिससे कि ऑलरेडी बताया था सर, मोनो सैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब 1 हुआ और सैकराइड्स का मतलब क्या हुआ, सैकराइड्स का मतलब शुगर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, शुगर कह लें या फिर कार्बोहाइड्रेट कह लें, ठीक, कार्बोहाइड्रेट कर लें। चलो, दे आर द कलरलेस। पहली बात ये कि जो मोनोसैकराइड्स होते हैं वो कलरलेस होता है, इसका कोई कलर होता नहीं है। दूसरा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दे आर द सॉल्युबल इन वाटर। इसको क्या करते हैं हम लोग, वाटर में घुलनशील होता है, वाटर में इसको डिसॉल्व करा सकते हैं। एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान देना कि जो मोनोसैकराइड्स होते हैं ये वाटर में तो सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन जितने भी आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें, इनसॉल्युबल होते हैं आपके पोलर, नॉन पोलर के अंदर, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। फिर बात आती है सर इसकी फॉर्मूला क्या होती है, जनरल फॉर्मूला CnCH2O इसकी फॉर्मूला होती है। क्या होती है सर, CH2ON इसकी फॉर्मूला होती है, वेयर n इज द नंबर ऑफ, ठीक है। तो उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मोनोसैकराइड्स का फॉर्मूला ये ध्यान रखना,
ठीक है, जिसमें से ट्रायोज आता है, टेट्रोज आता है, जो कि आगे हम लोग अभी देखने वाले हैं, उनके कार्बन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे दे आर द क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ कार्बन। ये जो मोनोसैकेराइड्स है इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कार्बन एटम कितने हैं, इसके बेसिस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। एंड दे आल्सो कंटेन द बेसिक ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। इस तरह क्या आता है, एक तरह का फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या करता है सर, फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेता है। एग्जाम्पल हम बात करते हैं सर, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इरेक्ट्रोज हो गया, राइबोज हो गया, ये सारे क्या होते हैं सर, मोनोक्लास आपके मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स होता है ना, दो क्लास वे में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है, दो वे में इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। पहला ये कि कार्बन एटम की नंबर कितनी है हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसैकेराइड्स आर द नेम्ड एज द ट्रायोज। अब नंबर कितने हैं कार्बन के, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करने को आए तो सबसे पहले हम ट्रायोज बता सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन एटम 3 है, यानी कि ट्रायोज हो गया। फिर टेट्रोज, यहाँ पे कार्बन की मात्रा कितनी है, कार्बन एटम की नंबर है 4, है ना। फिर आप बता सकते हो सर पेंटोज C5, फिर आप बता सकते हो हेक्सोज C6, और फिर आप बता सकते हो सर हेप्टोज यानी कि C7। तो इस तरह हम कार्बन के नंबर के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड को अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई कर लेते हैं कि कार्बन नंबर 2 है कि 3 है कि 4 है कि 7 है कि 6 है कि 5 है। इस तरह हम क्या कर देते हैं, इसको क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, आगे बात कर ले। अब देखो ये जो कार्बन की क्लासिफिकेशन की जा रही है एटम्स की, उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी गई है, और ये लिस्ट मानो इंपॉर्टेंट है ना। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट फिर लगा दें, ये इंपॉर्टेंट। देखो क्या है सर, सबसे पहले हम बात करते हैं सर ट्रायोस की। किसकी बात कर रहे हैं सर, ट्रायोस की बात कर रहे हैं। तो ट्रायोस का फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। अब देखो यहाँ पे कार्बन की नंबर कितनी है, कार्बन एटम की नंबर 3 है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड को अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई कर दिए हैं। तो ट्रायोस जो है वो कार्बन की नंबर कितनी है, 3 है ना। तो इसमें एल्डोज ग्रुप क्या होगा सर, आपका ग्लाइसिल्डिहाइड होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रायोस का एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्लाइसिल्डिहाइड होगा। फिर ट्रायोस का कीटोन ग्रुप क्या होगा, तो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। क्या होगा सर, डिहाइड्रोक्सी एसीटोन होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, अगर कार्बन की नंबर 4 हो गई यानी टेट्रोज हो गई, तो इसमें हम क्या बातें करेंगे सर, C4H8O4, C4H8O4 की बात कर लेंगे। इसमें जो एल्डोज ग्रुप होगा उसमें क्या क्या आएंगे सर, इलेक्ट्रोज आएंगे और त्रियोज आएंगे। ठीक है, उसी तरह आप कीटोन्स की बात कर लो तो इलेक्ट्रोज यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। फिर आप बात करते हो सर पेंटोज की, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई, C5H10O5, C5H10O5। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपका जाइलोज हो गया, राइबोज हो गया, है ना, और कीटोन में भी आपका राइबोलोज देखने को मिल जाता है। फिर आप बात कर लो सर हेक्सोस, यानी कि कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, इसलिए इसको हेक्सोस कह लिए। तो यहाँ फॉर्मूला बन जाता है C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला हम यहाँ पे बात करते हैं। इसमें आपका ग्लूकोज होगा, ग्लैक्टोज होगा, मैनोज होगा, और कीटोन ग्रुप में आपको फ्रक्टोज देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चार्ट है इंपॉर्टेंट है, मोनोसैकेराइड का क्लासिफिकेशन है कि कार्बन के बेसिस पे इसको कितने फॉर्म में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 3 से 4 फॉर्म में इसको हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन। अब देखो यहां से दूसरा नंबर हम क्लासिफाई किस पे कर सकते हैं सर, किसके बेसिस पे कर सकते हैं, ऑन द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एल्डिहाइड से बिलोंग कर रहा है या फिर कीटोन पे बिलोंग कर रहा है मोनोसैकेराइड, तो इसके बेसिस पे इसको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। दोस मोनोसैकेराइड दैट कंटेन द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। देखो आ गया कि ऐसे मोनोसैकेराइड जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से हम क्लासिफाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोज का नाम देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार एग्जामिनर वाइवा में पूछेगा कि एल्डोज का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे मोनोसैकेराइड जिसके किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर दी, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता हो उसको हम क्या बोल देते हैं, एल्डोज का नाम दे देते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी भी मोनोसैकेराइड का फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, फिर उसको हम क्या बोल देते हैं सर, कीटोज का नाम दे देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप में क्या होंगे, कार्बन की उपस्थिति, सेकेंड कार्बन एटम की उपस्थिति देखने को मिल जाएगी, तो उसको हम लोग कीटोन ग्रुप कहते हैं।
ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपका एल्डोज का है और ये आपका कीटोन का है। तो एल्डोज में कौन आता है, ग्लूकोज आते हैं, है ना। और कीटोन में क्या आते हैं, देखो ये जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप से है। एल्डिहाइड ग्रुप जब भी पूछा जाए तो एक कार्बन होंगे और कार्बन के कम से कम एक ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहे, एक ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहे। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर कीटोन होगा तो दोनों से हाइड्रोजन जुड़ा, कार्बन जुड़ा रहा है। तो ये चीज आप यहाँ से ध्यान में रखना। तो ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप की बात कर लेते हैं और एल्डोज ग्रुप की बात कर लेते हैं। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। ये होता है देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हम बना दिए। अब इसमें क्या बैठा देते हैं, हाइड्रोजन की उपस्थिति करा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितने अपने 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हम ग्लूकोज को बैठा देते हैं, यानी कि ये जो ग्लूकोज होता है एल्डिहाइड से बिलोंग करेगा और जो कीटोन होगा, ठीक है। तो यहां से ये चीज हमको यहां से देखने को मिल जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप का। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। आइसोमरेज ऑफ मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड्स के आइसोमरेज कौन कौन से होते हैं। तो आइसोमरेज इज द फिनोमिना इन विच द मोर देन द वन कंपाउंड हैविंग द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। यानी कि आइसोमरेज का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना कि आइसोमरेज का मतलब क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर है, कोई केमिकल फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है एक कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, सेम केमिकल फॉर्मूला होंगे, लेकिन उसमें क्या होंगे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा। इसका क्या होता है, आइसोमरेज हो जाता है। जैसे ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं। ये एल्डिहाइड में आ जाता है, एल्डिहाइड में आ जाता है, ये कीटोन ग्रुप में आ जाता है। तो ये चीज अगर देखने को मिला तो यानी कि ये क्या होते हैं, आइसोमरेज होते हैं। केमिकल फॉर्मूला तो सेम हुआ लेकिन जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हम आइसोमरेज ऑफ मोनोसैकेराइड्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स दैट हैव द आइडेंटिकल केमिकल फॉर्मूला, यानी कि इसमें क्या होता है सर, केमिकल आइडेंटिकल फॉर्मूला अगर देखने को मिला है ना, बट डिफरेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी कि यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट होता है कार्बन का वो क्या हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज ही अलग हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करने होता है, ये कीटोज ग्रुप से बिलोंग करने को आ जाता है। इस तरह हम बोलते थे आइसोमरेज मोनोसैकेराइड का आइसोमरेज होता है ये। Therefore, the compounds that exhibit the isomerase is known as the isomers. इस टाइप के जो कंपाउंड देखने को मिला इसको हम लोग आइसोमर का नाम या फिर आइसोमरेज का नाम दे देते हैं। The word isomers is derived from the Greek word that is the isos and the meros। यानी कि जो आइसोमेरोज होता है ना, आइसोमिरेज होता है, ये केमिस्ट्री में आप लोग और अच्छे से पढ़े होंगे। आइसोमिरेज जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है आइसो और दूसरा होता है मीरोज, है ना, MEROS, मिरोज। अब आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब ये होता है सर कि इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है सर, इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, आइसोमरेज का मतलब हो गया सर इक्वल पार्ट्स। अब किसका इक्वल पार्ट्स, सर केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फॉर्मूला का इक्वल पार्ट्स, लेकिन स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये चीज आप ध्यान देना। द टर्म्स वाज कॉइन्ड बाय द स्वीडिश, ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछे जाएगा कि सबसे पहले टर्म कौन कॉइन किया था, तो आपके साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे जिनका नाम था जैकब, नाम था। ईयर 1830s में, 1830 में सबसे पहले आइसोमरेज टर्म का इंट्रोड्यूस किया था और इनकी तरफ से ही बताया गया था कि ऐसे केमिकल, ऐसे कंपोनेंट जो केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है उसको आइसोमरेज का नाम हम लोग दे देते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ बोथ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एग्जांपल हमको देखने को मिल जाता है, जिसका फॉर्मूला एंड हेक्सोज में भी ये फॉर्मूला हमको देखने को मिल जाता है C6H12O6। यानी कि हेक्सोज की बात करें, आपका फ्रक्टोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, तो इनकी जो फॉर्मूला होती हैं वो C6H12O6 होती हैं, लेकिन जब इसको स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पे इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट हम लोग कर देते हैं। बट दे हैव द डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज।
लेकिन इसकी क्या होती है, अलग अलग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती हैं। दिस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द आइसोमरेज। इस टाइप का जो कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमरेज का नाम दे देते हैं। आई होप कि मोनोसैकेराइड के जो आइसोमरेज हैं इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। वही सारी बातें, वही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग हिंदी में लिखा हुआ है, तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे यहाँ से अपनी नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे और इसको एक बार पढ़ भी लेंगे। ठीक है, चलो जितना चीज बताया सारा चीज यही था, इससे कुछ भी अलग डिफरेंट नहीं देखने को मिला था। अगला आता है सैचुरेटेड आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमरेज भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में देखने को मिलेगा। तो सैचुरेटेड आइसोमरेज क्या होता है, तो दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो पोजिशनल ग्रुप्स होता है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लें, ये कार्बन यहाँ वाले पे ही अटैच हो गया था लेकिन ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हुआ है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना। तो फॉर्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो एटम को हम एडजस्ट करना है वो क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग पोजीशन चेंज हो जाता है, तो इसको सैचुरेटेड आइसोमर हम लोग कहने लगते हैं। जैसे ग्लूकोज हैज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन, वेयर हैज द फ्रक्टोज हैज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेकंड कार्बन। जैसे कि ग्लूकोज है तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा पहला कार्बन का होगा, और वहीं फ्रक्टोज की बात करें तो जो दूसरा कार्बन होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या हो गया, चेंज हो गया, तो इसको हम सैचुरेटेड आइसोमरेज का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह हम बात कर लेते हैं सर स्ट्रेटो आइसोमरेज। इसमें क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एंड केमिकल बॉन्ड्स भी होते हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूला और बॉन्ड्स क्या होंगे, सब सेम होंगे लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलता है। वही सारी बातें यहाँ पे भी होती हैं। ये दो टाइप की होती हैं सर, एंथोमिरेज एंड डाइस्टरमिरेज, है ना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एंथ्रोमिरेज और डाइस्टरमिरेज, ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज का यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एंथोमिरेज यहाँ पे दो कार्बोहाइड्रेट अगर की बात करें तो यहाँ पे जो नॉन इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनते हैं, यानी कि मिरर इमेज बनेंगे, उनकी जो पोजीशन क्या होंगी वो इंटरचेंज हो जाएंगी, वो चीज हम यहाँ पे बात करने वाले होंगे। तो ये रहा मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स के बारे में आपका जस्ट स्टार्ट हो जाता है सर डाइसैकेराइड्स, है ना, जो कि आज की आपकी क्लास थी। तो आई होप इतनी सारी बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी कि कार्बोहाइड्रेट में हमको क्या क्या पढ़ना था। सर कार्बोहाइड्रेट में हम इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात किए थे, फिर हम लोग बात करने लग गए थे किसकी, इसी क्लासिफिकेशन की बात करने लग गए थे। क्लासिफिकेशन बात करने तक ही हम लोग फिर मोनोसैकेराइड पढ़ लिए। मोनोसैकेराइड यानी कि मोनोसैकेराइड तक का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, फिर इसको कितने फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं, किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला हम लोग बात किए थे कि कार्बन के नंबर पे, दूसरा फंक्शनल ग्रुप के नंबर पे। तो ये सारी बातें थी आपकी कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर हमारी गाड़ी वहीं पे आके रुकी कि ये जितना भी पीडीएफ है, जितना भी कंटेंट है, ये आपको कहाँ मिलेगी, तो आपको सारथी बैच पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितने लोग अभी बैच से नहीं जुड़े हैं सबसे पहले बैच से जुड़ जाइए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो उस ग्रुप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा कि क्लास कब लगनी है, कब लाइव आनी है, कब डाउट सेक्शन है, कब टाइम टेबल, कब एडमिट कार्ड, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ग्रुप पे ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो जितने लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप से, सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। जितने लोग बैच पे नहीं आए सबसे पहले बैच पे आ जाओ। यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो चुके हैं आपके, और यहाँ पे सारे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे पोर्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। तो ये सारे कंटेंट इसी तरह बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको ऐप पे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे। तो आई होप कि सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपने प्यारे को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।